इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आखिरकार कई दिनों से जारी ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। हस्ब दस्तूर अमेरिका ने मुज़ाकरात का झांसा देते हुए पीछे से ईरान पर हमला करवा दिया। आज सुबह तेहरान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले हुए, जिनमें सदर मुमलिकत का घर और दफ्तर भी शामिल है। तेहरान के अलावा दीगर शहरों में भी हमलों की इतलात हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कहा जा रहा है कि तकरीबन 12 बजे इन हमलों का सिलसिला शुरू हुआ, दोपहर के 12 बजे। बाजार मालूम होता है कि हमलों का हदफ जोहरी व दिफाई तनसीबात नहीं, बल्कि बराह रास्त क्यादत पर हमला है, क्योंकि शहरों इलाकों में दफातर और अहम शख्सियात और मकामात को हदफ बनाया गया है। सदर मुमलिकत का घर और दफ्तर जिस इलाके में वाक़ है, वहीं रहबर आजम का दफ्तर और घर, बैते रहबरी और ईरान की पार्लियामेंट मजलिस भी मौजूद है। इतलात के मुताबिक सदर मसूद पेशकियान बिल्कुल महफूज हैं। यानी ये पहले हमले बताते हैं कि कोई एटमी मवाद या एटमी तनसीबात वो टारगेट नहीं थे। आपको याद होगा कि पिछली दफा जब हमला हुआ तो पहले ही हमले में जो ईरान के आर्मी चीफ थे और बहुत सारे एटमी साइंसदान थे, वो तकरीबन अपने बेडरूम्स में शहीद हो गए। ऐसा शिकंजा जो है वो टाइट था। लेकिन इस दफा बताया जा रहा है, यानी बाज लोग रशिया की तरफ इशारा कर रहे हैं, बाज लोग चीन की तरफ इशारा कर रहे हैं और बाज लोग ईरानी इंटेलिजेंस का बता रहे हैं कि उनको बहरहाल पता चल गया था और जो सदर हैं मसूद पेशकियान और जो सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली खामेनेई, उनको ट्रांसफर कर दिया गया था। उनको किसी और मकाम पर जो है महफूज कर लिया गया था। इब्तदाई तौर पे ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। तेहरान के उस इलाके में खियाबान पास्तोर, खियाबान जमहूरी इस्लाम और आगे चलकर खियाबान इनकलाब इस्लामी के नाम से अहम सड़कें हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी भी यहीं वाक़ है। ठीक है जी, इन जगहों को बेहतर जो है वो लोकेट किया जा सकता है। इस इलाके में हमले का मतलब सियासी व अस्करी क्यादत पर हमला है। कुछ देर में सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। बाज राय से मालूम हुआ है कि इस हमले की प्लानिंग सिहोनी रियासत और अमेरिका काफी दिनों से कर रहे थे और आज का दिन हमलों के लिए कुछ रोज कबल मुकर्रर किया गया था। कहा जा रहा है कि ये हमले 4 दिन जारी रहेंगे। इसका मकसद ईरान पर मजीद प्रेशर बढ़ाना है ताकि अमेरिका व इजराइल की शराइत पर मुज़ाकरात हो सकें। देखना यह है कि ईरान अब किस तरह जवाब देता है। कुछ रोज कबल रहबर मुअज़्ज़म ने वार्निंग देते हुए फरमाया था कि इस बार किसी किस्म के हमले हुए तो ईरान इसको बाकायदा जंग का ऐलान तस्वुर करेगा और जंग को पूरे खित्ते में फैला देगा। आज सुबह इजरायली हमलों के बाद ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने ट्वीट करते हुए कहा, हमने खबरदार किया था, अब तुमने ऐसे रास्ते का इंतखाब किया है जिसका अंजाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। ईरान के पास जवाबी तौर पर मुख्तलिफ ऑप्शंस में से जानदार ऑप्शन यही है कि इस झड़प को बाकायदा जंग में बदल दे। अमेरिका और इजराइल की हिकमत अमली यही है कि मुख्तसर हमले करके ईरान को प्रेशर में लाया जाए। लंबी जंग अमेरिका के मफाद में नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द वहां मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। लंबी जंग ट्रंप के खिलाफ जाएगी, क्योंकि वो अमेरिका को जंगों से निकालने के झूठे वादे पर बरसरे इक्तदार आया था। अगर मिड टर्म में वो सेनेट में हार जाता है तो बाकी मादा मुद्दत के लिए ट्रंप महज एक अलामती सदर बनकर रह जाएगा। ईरान के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर किसी तरह वो जंग बढ़ाने से गुरेज करे तो अमेरिका व इजराइल उसके वजूद को खत्म करके छोड़ेंगे। ये किसी हाल में खुश नहीं होने वाले। अगर जोरी सलाहियत पर समझौता करें
तो मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे और दिफाई तौर पर नहायत कमजोर करके ही छोड़ देंगे। लिहाजा क्यों ना भरपूर जंग लड़कर उन्हीं को प्रेशर में लाया जाए और उनके अज़ाइम को खाक में मिलाया जाए। मुझे सन 2020 में शहीद होने वाले ईरानी जर्नैल की बात याद आई। आपकी एक तकरीर सुनी जिसमें वो इशारा करते हैं कि सिहोनी रियासत ने मिस्र की पूरी फजाइया खत्म कर दी। मिस्र ने इसको कोई जवाब नहीं दिया। इराक में सद्दाम हुसैन के अरूज के दौर में इराकी एटमी प्लांट पर हमला किया, लेकिन सद्दाम ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। सूडान पर वो मुख्तलिफ बहानों से हमले करता रहा, सूडान ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो हमारे साथ उलझे तो हमें भरपूर जवाब देना चाहिए। फिर शहीद जर्नैल फरमाते हैं कि इजराइल वो आवारा कुत्ता है, पागल कुत्ता है, जिससे आप डरेंगे तो वो आपके पीछे भागेगा, लेकिन अगर आप मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे तो वो डर जाएगा। ईरान ने जवाबी हमले की बाकायदा तंबीह जारी की है, बल्कि अभी मौसूला इतलात के मुताबिक बाकायदा जवाबी हमलों का आगाज हो चुका है। अलबत्ता एक बात का ख्याल रखने की बहुत जरूरत है, खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना फिलहाल न बनाए, क्योंकि इनसे खलीजी ममालिक नाराज हो सकते हैं। जब हम ये बात कर रहे हैं तो उस वक्त ईरान ने निशाना बना दिया है इनको, जो अब तक गैर जानिबदार हैं और इखलाकी तौर पर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अलबत्ता अगर हमलों में कोई अमरीकी अड्डा मुलविस है तो फिर उस पर हमला करने से जरा भी ना हिचकिचाए, क्योंकि ईरान वार्निंग दे चुका है कि जिस मुल्क में वाक़े अड्डे से ईरान पर हमला हो, ईरान लाजमी जवाब देगा, हमला करेगा। अब तक की इतलात के मुताबिक खलीजी ममालिक में से किसी अड्डे और बहरी बेड़े से ईरान पर हमला नहीं किया गया है। सूरत-ए-हाल वाज़े होगी तो ईरान उसी हिसाब से जवाब देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 28 जो है वो फरवरी है और दिन है हफ्ते का 10वां रोजा है। आज जो पहला अशरा है वो खत्म हो रहा है। मैंने सुबह भी जो है वो अर्ज किया था कि जो कमियां कोताहियां हमसे आपसे हो गई रह गई, यानी इस जो है ना वो पहले अशरे में, तो कोशिश करें दूसरे अशरे में, वो बड़ा गफूर और रहीम है, उसकी रहमत जो है वो जोश पर है। कोशिश करें कि वो कमियां कोताहियां न हो। बहरहाल अल्लाह पाक आपके रोजे, आप लोगों की इफ्तारियां, आप लोगों की सहरियां, आप लोगों का डिप्रेशन और आप लोगों की जो थकावट है उसको कबूल फरमाए। कुछ आपके सामने खबरें रखनी है। सबसे बड़ी खबर तो आपके सामने रख दी है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक ईरान का कोई बड़ा शख्सी नुकसान नहीं हुआ। शख्सी नुकसान, कोई क्यादत जो है वो लपेट में नहीं आई। हाँ, वैसे जो जानी नुकसान है वो ईरान का बहुत ज्यादा हुआ है और हो रहा है। इसी दौरान जो रज़ा शाह पहलवी हैं वो टीवी पर नमूदार होते हैं और वो ईरान की अवाम को पैगाम देते हैं कि वो गलियों में निकल आए और जो है ना वो इक्तदार अपने हाथ में ले लें और ये जो जालिम रजीम है बकौल रज़ा शाह पहलवी के, इस जालिम रजीम को खत्म करें। बहरहाल वो भी अमेरिका और यहूदियों की गोद में बैठ के मुख्तलिफ पैगाम दे रहा है। अब आगे मजीद इसको डिस्कस करते हैं। आगे चलने से पहले आपसे दरखास्त है कि आप इस बैठक पे, इस आम चैनल पे, इस आम आदमी पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बात होगी, आपके दिल की बात होगी, बगैर लगी लिपटी रखे बात होगी। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो अभी तक हमें टारगेट नहीं मिला 20 मिनट देखने का, उस टारगेट को पूरा करने में हमारी मदद करें। और इसका तरीका यह है कि शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखें। 50% लाइक्स का हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ। जब आप क्लिक करें वीडियो को तो साथ लाइक का बटन जो है प्रेस कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ जो है वो वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का
जिन्होंने हमारी जो है वो डोनेशन में हिस्सा लिया, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह पाक आप लोगों का 1 रुपए से लेकर 50,000 तक जितनी आप लोगों ने हमारी मदद की है, पाकिस्तानियों की मदद की है, गरीबों की मदद की है, अल्लाह पाक जो है वो सारा कुछ कबूल फरमाए। पहली खबर ये है, एक मोहतरम व्यूअर ने स्पेशल जो है वो रिक्वेस्ट की है कि मकरान से कराची का जो रोड है बलूचिस्तान में वो काफी दिनों से बंद है, और उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा जो है वो लोग परेशान हैं, लोग स्पेशल गाड़ियां कर रहे हैं लेकिन वो रोड बंद है। तो हम तो पहले दिन से यही जो है वो बात कर रहे हैं कि अपनी जो है ना वो फ्राइज पे तवज्जो दे, अपना काम करें, लोगों की मुश्किलात को हल करें। ट्रांसपोर्ट वहां पे नहीं है लोगों का, कराची के साथ जो है ना आप जानते हैं कि बड़ा गहरा जो है ना वो समाजी राब्ता है, माली राब्ता है, मुआशरती राब्ता है मकरान बलोचिस्तान से कराची। तो वो रोड जो है वो तीसरा चौथा दिन कह रहे हैं बंद है। आज उसके करीब से कहीं से 2 लाशें भी बरामद हुई हैं। तो मेहरबानी करें सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे देखें कि क्या सूरत हाल चल रही है। जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने जो है ना वो कहा है कि ये अब जो है वो लंबी जंग होगी अफगानिस्तान के साथ। ठीक हो गया जी। और अता तारड़ कहते हैं कि जो अफगानिस्तान में हुकूमत है वो गैर कानूनी है। कैसे कर लेते हो यार ये सारा कुछ? वहां गैर कानूनी हुकूमत है जहां पे बगैर सूद के निजाम चल रहा है, और यहाँ पे कानूनी हुकूमत है इन दाढ़ी वालियों की और इन हाफजों की। बहरहाल ये उन्होंने कहा है। आगे चल के जो है वो सिक्योरिटी जराए दावा कर रहे हैं कि हमने अब तक 297 जो है वो अफगानी या दहशतगर्द वो मारे हैं, जबकि पाकिस्तान के 13 फौजी जो है वो शहीद हुए हैं। ये सिक्योरिटी जराए दावा कर रहे हैं। उसके बाद 27 जो है वो जख्मी हुए हैं हमारे पाकिस्तानी। 89 पोस्टें जो है वो तबाह हुई हैं। 135 टैंक और 72 बंद गाड़ियां तबाह हुई हैं अफगानिस्तान की, और 18 पर जो है वो कब्जा कर लिया गया है। ये हमारे सिक्योरिटी जराए बताते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि जब जंग का पहला फायर होता है तो सबसे पहला कत्ल सच का होता है, सच कत्ल हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से जो दावे होते हैं वो हमारे पास कोई जो है ना वो पैमाना नहीं होता कि हम नाप सकें कि ये सच है ये झूठ है। बहरहाल जी हम यकीन करते हैं हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि अमरीकी अवाम उसकी अक्सरियत फलस्तीनियों की जो है वो हमदर्द निकली है, हामी निकली है। पहली दफा यानी हिस्ट्री में पहली दफा अमरीकी अवाम ने इजराइल की पॉलिसियों, इजराइल की जंगी जुनून की वजह से उसके साथ नफरत का इजहार किया है, और फलस्तीनियों से हमदर्दी रखने वालों की यह तादाद 41% है, 41%। और वो जो है उन्होंने मुजाहरे किए हैं फलस्तीन के हक में। अभी भी वो बाहर निकले, मुजाहरे करें और अपने पागल बुड्ढे खूसट एप्स्टीन फाइल वाले सदर को रोकें जो उसने ईरान के साथ जो है वो किया है। बहरहाल आपको ये बता दूं कि ईरान ने इस ऑपरेशन का नाम जो है वो फतेह खैबर रखा है। इस नाम से वैसे भी यहूदियों को बहुत ज्यादा चिढ़ है जिस तरह उन्हें खैबर में शिकस्त हुई थी। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि आमिर रियाज, ये कमांडर सदर्न कमांड है, साबका लेफ्टिनेंट जनरल हैं आमिर रियाज, ये कहते हैं कि ये जो जंग है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, ये दोनों के लिए बहुत खतरनाक है, ये दोनों को बड़ा खराब करेगी। अब चूंकि ये प्रोफेशनल है, इनको पता है, ये कमांडर सदर्न कमांड रह चुके हैं, तो ये ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन ये अता तारड़ और ख्वाजा से इनको क्या पता, इनकी दिहाड़ियां लगी हुई हैं, न ये पढ़े लिखे हैं, न ये कोशिश करते हैं। अनपढ़ जाहिल बिरयानी की प्लेट की एक मार भूसा भरा हुआ है इनके दिमागों में। बहरहाल आमिर रियाज साहब कहते हैं ये खतरनाक है। उससे जो अगली खबर है ये बड़ी खतरनाक खबर है। पाकिस्तान में जो महफूज पानी का जखीरा है, महफूज पानी का जखीरा, वो सिर्फ 32% है, 32%। सबसे खौफनाक पानी पाकिस्तान में पी रहे हैं पहले नंबर पे सिंध वाले, दूसरे नंबर पे आजाद कश्मीर वाले, और तीसरे नंबर पे गिलगित बल्तिस्तान वाले।
सबसे खतरनाक पानी, क्योंकि टोटल जो जखीरा है वो 32% रह गया है। अब आप खुद अंदाजा कर लें, ये 3 सूबे जो है ये बहुत आलूदा और जहरीला पानी पी रहे हैं। ठीक है जी। अगली खबर ये है कि महमूद खान अचकजई फरमाते हैं कि अशराफिया खुदा से भी धोखा करती है। किस तरह? उन्होंने मिसाल दी कि 5-6 मंजिला प्लाजा बनाती है, घर बनाती है और ऊपर बोर्ड लगाती है हाजा मिन फजल रबी। मैंने कहीं नहीं देखा कि लिखा हुआ हो हाजा मिन फजल डाका, हाजा मिन फजले रिश्वत, हाजा मिन फजले कमीशन, हाजा मिन फजले जुल्म, हाजा मिन फजले डकैती। हैं सबकी यही, हैं सबकी यही, लेकिन ऊपर प्लेट जो है ये हाजा में, ये महमूद खान चकजई कहते हैं। ये मैंने हर जगह पे देखा है और हमें यानी शायद बिलावल हाउस पे भी लगा हो, जाती उमरा पे भी लगा हो सकता है, जर्नैलों के घरों पे लगा हो, क्योंकि हमें आयतें हदीसें जहाद फी सबीलिल्लाह, हरकत व बरकत व अस्करियां, जरबुल गजब, जरबुल हक, हलवतुल राजिया, ये हमें बड़े पसंद है, बड़े, लेकिन वैसे पसंद है। वैसे वो एक दोस्त कह रहा था कि वो तबलीगी जाते हैं जापान में, जो पहले नंबर पे हैं दयानतदारी में, तो उनको कहते हैं कि हमारी तरह हो जाओ, हमारी तरह हो जाओ, बद दयानत हो जाओ, खली वली करो प्रोग्राम। वो तो खैर नहीं कहते, जाहिर है, लेकिन वो कहते तो यही है ना कि पाकिस्तानियों की तरह मुसलमान हो जाओ, जिनका पहले 60 मुल्कों में नाम भी नहीं है, दयानत में जापानियों का पहला नाम है। तो बहरहाल ये हादा मिन फजल रबी, ये महमूद अचकजई ने कहा कि ये खुदा से मजाक करते हैं, खुदा से गप करते हैं, अचकजई कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि बरसगीर के मुसलमानों के साथ जो सबसे बड़ा प्रैंक हुआ, प्रैंक, वो पता क्या हुआ? वो प्रैंक ये हुआ कि हम इसको अपना मुल्क समझने लग गए। नहीं समझ आई? अब ठीक सुन रहे हैं, ये हमारा मुल्क नहीं था, ये ब्रिटिश जो आर्मी थी ना, उसने ये जमीन का टुकड़ा दिया था अपनी बाकियात को, ब्रिटिश आर्मी ने, यानी हमारे 2 आर्मी चीफ पहले, वॉल्टियर और डगलस ग्रेसी, ये गोरे थे, यानी 2 आर्मी चीफ भी गोरे दिए, फिर ट्रेंड करके चमचे, कांटे, टिशू, फिर अयूब खान आया, अयूब खान, तो वो ये जमीन का टुकड़ा दे के गए थे 2 बंदों को, 2 तबकात को, एक आर्मी, ब्रिटिश नेशनल आर्मी, उसकी बाकियात ये जो हैं, और दूसरा जागीरदार, मुखबिर, जिन्होंने मुखबरियां की, भगत सिंह को मरवाया, यानी ये फ्रीडम फाइटर्स को मरवाया, मुखबरियां की, जिनके बाप दादा ने नंबरदार बने, इन 2 को वो दे गए थे कि रज के खाओ और रज के ऐश करो, और वो खा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। और जब इनके पास इक्तदार होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पाकिस्तानियों के लिए, तो बड़ा अमन होता है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं यानी हम अयूब खान को दे के गए, 10-11 साल कितनी मौजें की अयूब ने, सारे खुश। उसके बाद या 2 साल 2.5 साल लानती, सारे खुश कि हम इन्हीं को दे के गए थे। उसके बाद जिया 10 साल 11 साल सारे खुश, अमेरिका बरतानिया के हम इन्हीं को दे के गए थे। उसके बाद मुशर्रफ 8 साल 10 साल सारे खुश कि हम इन्हीं को दे के गए थे। इनके साथ जमींदार जागीरदार ये खानदान जुड़ते गए। अयूब खान के दौर में 22 खानदान थे, फिर मुशर्रफ के दौर में 2200 खानदान हो गए, अब मेरा ख्याल है 4200 खानदान हो गए हैं। रिश्ते वाड़ वाड़ के अंदर, जोरियत रिश्ते वाड़े अंदर, बच्चियां वाड़ियां, फुफियां वाड़ियां, मासियां वाड़ियां अंदर, उनको मासड़ा बनाया, भणविया बनाया। तो ये टुकड़ा, ये जो ब्रिटिश नेशनल आर्मी थी, उसने अपनी बाकियात को ये GHQ और जमींदारों और जागीरदारों मुखबरों को दिया था, मुखबरों को, ताकि इन पे राज के ऐश करो। और जब उनका दौर होता है तो बिल्कुल, यानी भुट्टो साहब आए, हेनरी किसिंजर ने कहा निशान इबरत बना देंगे, निशान इबरत बना। नवाज शरीफ को कितनी दफा पीछे से लात पड़ी, इमरान खान का रजीम चेंज ऑपरेशन, जो ही अवाम समझते ना कि हमारा मुल्क है, वजीर आजम एक्सरसाइज करता है कि ये, तो वो असल आ जाते हैं। अभी देख लें, अभी कौन है असल? शबादू भाई, शबू पालशी है, सवाए जनरल आसिम मुनीर के। और एक और शख्सियत है, एक और शख्सियत बहुत प्यारी
और बिल्कुल जो है ना वो परी के परों जैसी, और दामन निचोड़ें तो फरिश्ते वुजू करें, वो मुख्यमंत्री है जो है ना वो पंजाब की, वो नवाज शरीफ की कुड़ी है। ये दो शख्सियात इस वक्त पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रही हैं। दो, इनको कौन पूछता है और इनका कहाँ? हाँ, उसके सदके इनकी भी रोजी राटी लगी हुई है, खाजाज वगैरह सबको पता है असल में। तो बहरहाल इनको दे के गए थे, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। ये प्रैंक हुआ पाकिस्तान मुसलमानों के साथ। उसके बाद अफगानिस्तान, अब ईरान, इसके पीछे जो है ना पहले इंडिया, इंडिया के पीछे जो है ना वो इजराइल है, और इजराइल के पीछे जो है ना वो है अमेरिका। ये आमिर रियाज ने कहा है, लेफ्टिनेंट जनरल ने। यानी ईरान के पास इनरिच्ड यूरेनियम है, 7 किलो है, कोई कहता है 40 किलो है, कोई बर्दाश्त नहीं हो रही। बात पे गौर करना है। यूरेनियम है जो आगे चल के एटमी हथियार बनाने में इस्तेमाल हो सकती है, वो ईरान के पास है, वो बर्दाश्त नहीं हो रही। यूरेनियम हथियार नहीं है, यूरेनियम है। क्या हाल हो रहा है, ईरान का जीना हराम कर दिया है। हमारे पास तो हथियार है, हमारे पास तो हथियार है, हम बर्दाश्त होंगे? निशाना कौन है अल्टीमेटली? अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की का नाम आ रहा है। अब पाकिस्तान सैंडविच, मशरकी पाकिस्तान की तरह, ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान, वो आया नहीं है, वो लाया गया है। अब आप देखेंगे आपकी पोजीशन क्या बन रही है दरमियान में। आपके पास तो हथियार हैं, तो असल निशाना कौन हुआ? असल निशाना आप हुए, असल निशाना आपके न्यूक्स हुए, आपके एटमी हथियार हुए। अगर कोई समझे तो, अगर ना समझे तो फिर मौजिंग मौजन। ये जो है ना वो नजम सेठी ने कह दिया है कि बड़े साहब जो हैं, जो फेवरेट जर्नल है, फेवरेट जर्नल, माय फेवरेट जर्नल, फेवरेट जर्नल, वो नहीं मान रहे, वरना असल जो निशाना है वो पाकिस्तान है। ये नजम सेठी ने भी कह दिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो डॉक्टर अब्दुल बासित, बहुत बड़े ये डिप्लोमेट हैं, हमारे सफीर थे इंडिया में। तो ख्वाजा आसिफ ने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, दमादम मस्त कलंदर। तो डॉक्टर बासित, चूंकि वो वैसे भी नफीस आदमी है, ये सियालकोट का भांड है, ये अदाकार है, एक्टर है, जिस्म का कोई बाल काला नहीं है, लेकिन रेहाना डार ने ऐसा घूं चटाया है, ऐसा घूं चटाया है इसको, लेकिन फिर भी सीट पे बैठा है जुगते मारने के लिए। कि जी ख्वाजा आसिफ ने ये अहमकाना ट्वीट किया है, दमादम मस्त कलंदर अफगानिस्तान पे। ये डॉक्टर बासित कहते हैं। तो डॉक्टर बासित साहब, आप तो जो है वो पढ़े लिखे आदमी हैं, ये ख्वाजा, इसको पता है आपको ये कौन है? बहरहाल महमूद खान अचकज़ई एंड पे कहते हैं कि जो सिचुएशन बन गई है ना इसमें खित्ते में, तो उसके लिए जरूरी है कि तमाम इदारे और तमाम शख्सियात जो है वो मिलकर बैठें और कोई हल निकालें कि अब करना क्या है। बाकी पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से फंस गया है। और ये जो खारजा पॉलिसी होती है ना, ये जो डिप्लोमेसी होती है, ये 2 और 2 4 की तरह नहीं होती। 2 और 2 4 की तरह नहीं, जिस तरह जो है ना वो फौजी डिसिप्लिन होता है, या जिस तरह एक गैरिजन स्टेट होती है, ये बड़ी लचकदार, बड़ी बात करना, सलीके से बात करना। तो इसको आप समझना होगा, संभलना होगा, इससे पहले कि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा। अब यानी एक और बात देखें, ईरान पे हमला होता है और अमेरिका और इजराइल करते हैं, तो उसके बाद जो है वो ईरान रिटेलिएट करता है। यानी जब आप जहन में रखें ना, पिछली दफा ईरान पे हमला हुआ, या उससे पहले कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया, तो ईरान ने टाइम लिया, यानी ईरान ने काफी टाइम लिया रिटेलिएट करने में या जवाब देने में। इस दफा जो है वो नई बात सामने आई है। मैंने आपको शुरू में कहा कि लगता है कि ईरान को इन्फॉर्म कर दिया गया था, ये चीन भी हो सकता है, रशिया भी हो सकता है, ईरान की अपनी इंटेलिजेंस भी हो सकती है कि हमला होने वाला है। और एक तो उन्होंने जो है ना वो पहले हिफाजती इकदाम कर लिए, मसलन मसूद पेशकियान वो ऑफिस में नहीं थे, और आयतुल्लाह खामेनाई भी अभी तक की इतलात हैं उनके मुताबिक उनको निशाना नहीं बनाया जा सका। तो ईरान ने जो है वो बेक वक्त मिसाइल फायर किए हैं कुवैत पे,
اس کے علاوہ ابو دھابی پہ، اس کے علاوہ جو ہے نا دبئی پہ، اس کے علاوہ جو ہے نا عمان پہ اور قطر پہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ ایران نے جو ہے وہ ریٹیلیٹ کیا ہے۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ بنجمن نیتن یاہو کے بیان کو ذہن میں رکھیں۔ بنجمن نیتن یاہو نے کیا کہا؟ بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ بائبل میں یعنی انجیل مقدس میں ہے کہ بار بار، یہ میں اپنے ویلاگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، کل کو آپ کے کام آئے گی، خاص کر جین زی کے جو نئی جنریشن ہے نا، ان کو بتانے کے لیے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ ہزاروں سالوں سے نیل اور فرات کے درمیان کا جو علاقہ ہے جس میں تقریباً ساری اسلامی دنیا آتی ہے، تقریباً وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیا تھا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا لہذا وہ ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایران نے ریٹیلیٹ کی ہے اور ایران نے بیک وقت 6 اسلامی ممالک کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا ہے۔ اب آپ چال دیکھیں، اب یہود، نصارہ اور ہنود پلس ہنود بھی کر لینا، کل پرسوں وہ گجرات کا قصائی دورہ کر کے آیا ہے، یعنی افغانستان اور پاکستان، ٹھیک ہے جی، ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ اس کے بعد ایران پہ حملہ کون کرتا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ۔ ایران کس پہ حملہ کرتا ہے؟ اور ایران نے پہلے کہا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایران غلط کر رہا ہے، ظاہر ہے جو دشمن کا دوست ہے وہ آپ کا دشمن ہی ہوگا، یعنی ایران پھر حملہ کر رہا ہے جو ہے نا وہ اسلامی ملکوں پہ۔ اب چال دیکھیں ہم کتنی بری چال میں پھنسے ہیں، یعنی جب میں ویلو کر رہا ہوں تو یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ جو شمالی اسرائیل ہے وہاں پہ بھی دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے، دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے، اور اسرائیل نے الرٹ جاری کیا ہے کہ جو انہوں نے شیلٹر بنایا نا، کیونکہ جو پورا ایک اسرائیل اوپر ہے ایک اسرائیل نیچے ہے، یعنی انہوں نے تمام جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ بنکر بنائے ہوئے ہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، وہاں وہ سارے کام کرتے ہیں، کھلی ولی بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ادھر ہی کرتے ہیں، وہ ذرا سا پٹاخہ کہیں پہ چھوٹے نا تو بنجمن نیتن یاہو سمیت سارے بھاگ کے جو ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ ابھی بھی یہی ہوا ہے، یعنی ابھی ویڈیو آئی ہے تو ان کو جب پتہ چلا ہے کہ ایران پہ سٹرائک ہوا ہے اور امریکہ شامل ہے، امریکہ تو وہ ڈانس کر رہے تھے نیچے وہ ڈانس کر رہے تھے کہ امریکہ، ظاہر امریکہ کو بھی لپیٹ میں لے لیا گیا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ 4 دن جو ہے نا وہ 4 دن کا ہمارا مشن ہے اور 4 دن میں ہم ایران کو سمیش کر دیں گے، ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا۔ اب میں جو بات کر رہا تھا کہ ایران حملہ کرتا ہے اسلامی ملکوں پہ، اب اس میں ایران کا کوئی قصور نہیں ہے، کیا قصور ہے ایران کا؟ انہوں نے اڈے دیے ہوئے ہیں، جس ملک پہ یعنی اڈا تھا امریکہ کا، کیونکہ وہ اڈے ویسے تو نہیں ہوتے نا، ان اڈوں سے پل پل کی خبر لی جاتی ہے، پل پل کی خبر، وہ اڈے کام کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، پھر ایئر بیس ہیں، پھر وہاں سور کے کوفتے تیار ہوتے ہیں، سور ذبح ہوتے ہیں، تو وہ کوئی خالی ویسے تو اڈے نہیں ہوتے نا، اور وہ بھی امریکہ کے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہر طرف سے ہم وطن کی فکر کر نادان، مصیبت آنے والی ہے، اور جو سب سے طاقتور فوج رکھتا ہے، جو سب سے بڑا 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ان کے فیورٹ بنے ہوئے ہیں جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل شہباز شریف، وہ کہتا ہے میرے فیورٹ، بار بار کہتا ہے میرے فیورٹ ہیں۔ کیا دیا انہوں نے؟ کیا دینے جا رہے ہیں یہ فیورٹ؟ اب اگر وہ کہے کہ جی ایران کے خلاف کارروائی کریں، آپ نے فری لنچ میں کہا تھا، پھر بگرام ایئر بیس، پھر پاکستان میں کیا سچویشن ہوگی، کتنا رد عمل آئے گا؟ تو یہ جو صورتحال ہے، جس طرح محمود خان چکزئی نے کہا ہے نا،
बड़ा ज़बरदस्त मशवरा है, बड़ा बर वक्त मशवरा है कि जितने भी इदारे हैं और जितनी भी शख्सियात हैं वो इज्तिमाई दानिश का मुजाहरा करें, वो मिल बैठें, एक जगह पे बैठें और इसका कोई हल निकालें। और जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इमरान खान, उससे बात करें। सुबह से खबरें आ रही हैं कि एक टीम तश्कील दी जा रही है जो इमरान खान को अडयाला में ब्रीफ करेगी। तो अडयाला में क्यों ब्रीफ करेगी? कौन सी पैंट उतार के भाग गया इमरान खान आप लोगों की? आपको पता है कि वो बेगुनाह है, आपको पता है, सबको पता है बेगुनाह है, तो उसे बाहर निकालें, उससे बात करें। वहां क्यों ब्रीफिंग जो है ना आप देने के लिए बंदे भेजते हैं? बहरहाल इस पर मजीद बात करेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।